हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज एंड इट्स डायरेक्शन, इसमें हम लोग तीन फोर्स पढ़ेंगे, वेट, नॉर्मल रिएक्शन और स्ट्रिंग टेंशन। और इन तीनों का डायरेक्शन लेना सीखेंगे। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के कैलकुलेशन में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन का। इसलिए इन तीनों फोर्स का डायरेक्शन लेना भी सीखेंगे। उसके बाद हाउ टू अप्लाई एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट बराबर एम ए को क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीखेंगे। उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं। तो लास्ट में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी देखेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं वेट, नॉर्मल रिएक्शन और स्ट्रिंग टेंशन से। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। पहला फोर्स पढ़ेंगे वेट। वेट मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। दो बॉडी के कांटेक्ट में जो दबाव होता है, ये दबाव भी एक फोर्स है, इसी को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। और तीसरा है स्ट्रिंग टेंशन। स्ट्रिंग टेंशन, इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। रस्सी को खींचेंगे तो रस्सी में तनाव आएगा और वो तनाव भी एक फोर्स है, उसी को स्ट्रिंग टेंशन बोलते हैं, T। ठीक, तो अब वेट का डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन और स्ट्रिंग टेंशन का डायरेक्शन देखो। डायरेक्शन ऑफ वेट, डायरेक्शन ऑफ वेट, वेट मतलब mg, mg का डायरेक्शन। तो ये मान लो अर्थ का सरफेस है, इसका सेंटर होगा इधर कहीं पे, अर्थ का सेंटर। तो अर्थ के सरफेस पे या सरफेस के अगल बगल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस g का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा mg का, वेट का। और g का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है g का डायरेक्शन। तो वेट का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। और इस डायरेक्शन को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन बोला जाता है। तो यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, तो इसके वेट का डायरेक्शन, इस पर जो फोर्स लगेगा वेट, इसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट का डायरेक्शन ध्यान रखना, mg का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। किसी हॉरिजेंटल सरफेस पे यहां पे एक बॉडी है, इसका मास है m, तो इस पे लगने वाले वेट का डायरेक्शन सिंपल वर्टिकली डाउनवर्ड mg। या फिर हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे अगर कोई बॉडी रखा है यहां पे, इसका मास है m, तो इस पे वेट का डायरेक्शन सिंपल वर्टिकली डाउनवर्ड, mg का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लेना है। अब नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन देखो। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है। दो बॉडी के कांटेक्ट में जो दबाव है, इस दबाव को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन तभी आएगा जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है। यहां पे मान लो ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पे एक बॉडी रखा है, इसका मास है m। तो ये है कॉमन कांटेक्ट,
ग्राउंड और ये बॉडी यहां पे कांटेक्ट में है तो इसको बोलेंगे कॉमन कांटेक्ट सरफेस। इस बॉडी को हटाओ यहां से और यहां पे हाथ रखो और तब इसके बाद इस बॉडी को यहां पे रखो तो हाथ पे एक दबाव आएगा, हैंड पे एक प्रेशर आएगा। इसका मतलब इस कांटेक्ट में एक दबाव फोर्स है और वो दबाव वाला फोर्स इस बॉडी पे, ऊपर वाले बॉडी पे इस डायरेक्शन में और नीचे वाले ग्राउंड पे भी दबाव आएगा जो कि इसी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, इतना ही मैग्नीट्यूड का। तो ये दबाव वाला फोर्स उन दोनों बॉडी पे होगा जो दोनों बॉडी कांटेक्ट में होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में। और इसका डायरेक्शन कॉमन कांटेक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना। हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है अगर कोई प्लेन और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी है जिसका मास है m, तो इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन इस कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस बॉडी पे इधर और इस इंक्लाइंड प्लेन पे इस कांटेक्ट का दबाव इधर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट, नॉर्मल टू द कॉमन कांटेक्ट सरफेस। ओके, तो इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन लेना है। यहां पे लिख देते हैं नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉमन कांटेक्ट सरफेस। ठीक, अब स्ट्रिंग टेंशन का डायरेक्शन देखो। अब स्ट्रिंग टेंशन का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग टेंशन। तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है स्ट्रिंग टेंशन के डायरेक्शन के लिए कि स्ट्रिंग किसी भी बॉडी को खींच सकता है, धक्का नहीं लगा सकता है। जैसे देखो इस हॉरिजेंटल सरफेस पे एक बॉडी रखा है, इसका मास है m और इससे एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है, रस्सी बंधा हुआ है। तो इस रस्सी के हेल्प से हम इस बॉडी को खींच तो सकते हैं पर धकेल नहीं सकते, धक्का नहीं लगा सकते। इसका मतलब इस स्ट्रिंग का टेंशन मतलब तनाव इस बॉडी को इधर खींचेगा, धक्का नहीं लगा सकता है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना कि स्ट्रिंग हमेशा बॉडी को खींच सकता है, धक्का नहीं लगा सकता है। तो इससे स्ट्रिंग टेंशन का डायरेक्शन मिल जाएगा बॉडी पे। अगर फिगर ऐसा है, ये पुली, ये ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, यहां पे इस स्ट्रिंग का टेंशन इस बॉडी पे किधर, तो कॉन्सेप्ट पता है कि स्ट्रिंग बॉडी को खींच सकता है अपनी तरफ, धक्का नहीं लगा सकता है। तो इस स्ट्रिंग का टेंशन इस बॉडी पे इधर आएगा और इस बॉडी पे, तो कॉन्सेप्ट वही है कि स्ट्रिंग बॉडी को अपनी तरफ खींच तो सकता है पर धक्का नहीं लगा सकता। तो इस स्ट्रिंग का टेंशन इस बॉडी पे इधर आएगा, मतलब दोनों बॉडी पे स्ट्रिंग टेंशन ऊपर के तरफ ही आ गया। और अगर फिगर ऐसा है, एक बॉडी ये स्ट्रिंग और ये दूसरा बॉडी और इस बॉडी पे फोर्स लगा दिए हैं इधर, एक्सटर्नल फोर्स हाथ से, बॉडी ए और बॉडी बी। तो यहां पे बताओ इस स्ट्रिंग का टेंशन इस बॉडी पे किधर, तो स्ट्रिंग इस बॉडी को अपनी तरफ खींच सकता है, धकेल नहीं सकता है। तो खींचेगा तो इस बॉडी पे स्ट्रिंग टेंशन का डायरेक्शन इधर और इस बॉडी पे स्ट्रिंग टेंशन का डायरेक्शन, तो ये स्ट्रिंग इस बॉडी को अपनी तरफ खींच सकता है पर धक्का नहीं लगा सकता है। तो इस बॉडी पे भी इस स्ट्रिंग का टेंशन इधर होगा। ओके, अगर फिगर ऐसा हुआ, एक पुली है यहां पे, मूवेबल पुली, मूव करेगा और इससे एक ब्लॉक लगा है ऐसे, तो ये स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है, मतलब इस स्ट्रिंग का टेंशन इस बॉडी पे ऊपर की तरफ। इसी तरह से इस बॉडी पे इस स्ट्रिंग का टेंशन ऊपर की तरफ, स्ट्रिंग बॉडी को खींच सकता है अपनी तरफ, धक्का नहीं लगा सकता है। तो ध्यान रखना कि स्ट्रिंग बॉडी को खींच सकता है अपनी तरफ पर धकेल नहीं सकता।
तो इस कॉन्सेप्ट से बॉडी पे स्ट्रिंग टेंशन का डायरेक्शन आसानी से मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट देखो कि एफ नेट बराबर एम ए को क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे। सफर साथ चलने से नजर साथ चलने। हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे एक प्लेन इंक्लाइंड है। ओके, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रखा है, इसका मास है m। तो इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स है? अभी हम लोग 3 फोर्स पढ़े हैं, mg, नॉर्मल रिएक्शन और स्ट्रिंग टेंशन। तो यहां पे कहीं पे स्ट्रिंग नहीं दिख रहा है, इसका मतलब स्ट्रिंग टेंशन तो नहीं है। लेकिन ये बॉडी इस इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा किधर? कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी पे, इस इंक्लाइंड प्लेन पे यही दबाव इस डायरेक्शन में होगा, पर हम फोर्स देख रहे हैं इस बॉडी पे, तो ओनली इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो इंडिकेट कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी पे इंडिकेट हो गया। वेट, इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg। ओके, और कोई फोर्स इस पे नहीं है, इस इंक्लाइंड प्लेन में फ्रिक्शन नहीं लिए हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन लेस है। ठीक, अब देखो इस mg का 2 कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में, डाउन द इंक्लाइंड। तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, और ये इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये 90। तो 90 में से 90 माइनस थीटा को कट करेंगे तो ये थीटा बचेगा, थीटा। तो mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, mg cos थीटा, और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा, mg sin थीटा। ओके, अब देखो इस बॉडी पे जो फोर्स दिख रहा है वो या तो इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है या फिर इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो मोशन है नहीं, ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन को तोड़ के अंदर नहीं घुस रहा है और प्लेन को छोड़ के बाहर नहीं भाग रहा है। इसका मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं है, नो मोशन। मोशन नहीं है तो फिर इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, जितना इधर उतना ही इधर। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg cos थीटा। और इस ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड एक फोर्स है mg sin थीटा, और इसको बैलेंस करने वाला इधर कोई नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है इस इंक्लाइंड प्लेन में। तो इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड फिसलेगा, फिसलते हुए नीचे आएगा। तो एक्सीलरेशन कितना होगा? तो एक्सीलरेशन के लिए लगा दो इस बॉडी पे एफ नेट बराबर ma, एफ नेट बराबर ma। इस बॉडी पे नेट फोर्स देखें तो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो बैलेंस है, नॉर्मल बराबर mg cos थीटा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पे ओनली एक ही फोर्स दिख रहा है mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइंड, तो एफ नेट mg sin थीटा और ये डाउन द इंक्लाइंड बराबर ma। तो यहां पे m से m कट जाएगा और a बराबर g sin थीटा। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड ये आया g sin थीटा। इतने एक्सीलरेशन से ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन नीचे आएगा। ओके, इस mg का कंपोनेंट ले लिए हैं तो इसको यहां से अब हटा भी सकते हैं इस फिगर में से। इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर ये इंक्लाइंड प्लेन रेस्ट पे है, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन रेस्ट पे है और ये छोटा वाला ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे डाउन द इंक्लाइंड या अप द इंक्लाइंड मूव कर रहा है,
तो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा फोर्स बैलेंस होगा। नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg cos थीटा। इफ inclined plane is at rest, तो फिर इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा इस बॉडी पे। इतनी बातें क्लियर है तो आओ इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि हॉरिजेंटल से 53 डिग्री के एंगल पे एक प्लेन इंक्लाइंड है और इस पे एक ब्लॉक रखा है यहां, और इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम से अलोंग द इंक्लाइंड ये ब्लॉक 20 मीटर के दूरी पे है। इनिशियली ये ब्लॉक रेस्ट पे है, पकड़े हैं इसको। जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये डाउन द इंक्लाइंड मूव करेगा, तो कितने टाइम में ये इस इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे आ जाएगा। ये टाइम इक्वल टू वाट है, और जिस वक्त ये इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे आएगा उस वक्त वेलोसिटी कितना होगा, ये है क्वेश्चन। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन अभी अभी हम लोग देखे हैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ये एक्सीलरेशन g sin थीटा आता है। और वैसे भी समझ में आ रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड g होगा तो अलोंग द इंक्लाइंड g sin थीटा होगा। तो g का वैल्यू 10 ले लो और साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5, तो 5 से ये 10 कटेगा 2, 4 दूना 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन नीचे आएगा। तो यहां से 20 मीटर पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो इसके लिए लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 2, और डाउन द इंक्लाइंड एक्सीलरेशन आया है 8 इंटू s, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट है 20। तो v बराबर 8 दूना 16, 16 दूना 32 पर एक 0, और स्क्वायर हटेगा v पर से तो इस पे रूट आएगा। तो अंडर रूट 320 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी होगा इस ब्लॉक में इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे। अब यहां से 20 मीटर डाउन आने में टाइम कितना लग गया ये कैलकुलेट करो। तो इसके लिए हम अब v बराबर u प्लस AT भी लगा सकते हैं, और s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो कोई सा लगाओ, कोई भी लगाओ, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा लेते हैं। तो s मतलब डिस्प्लेसमेंट है 20 बराबर u 0 है तो UT वाला टर्म 0, हाफ a है 8 अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन t स्क्वायर, और यही t फाइंड करना है। तो यहां पे देखो 2 से ये 8 कटेगा 4, और 4 से ये 20 कटेगा 5, तो t स्क्वायर बराबर 5। तो t बराबर √5 सेकेंड लगेगा इस ब्लॉक को यहां से इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे आने में। ओके, इसको देखें, सोचें, समझें और कॉन्सेप्ट को पकड़ें। आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रिंग टेंशन वाला क्वेश्चन ले लो, स्ट्रिंग टेंशन वाला। क्वेश्चन है ये हॉरिजेंटल सरफेस, इस पे एक ब्लॉक है यहां पे, इसका मास 2 kg। एक ब्लॉक यहां पे है, इसका मास 1 kg, और एक ब्लॉक यहां पे है, इसका मास 3 kg। और ये दोनों ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, ये दोनों ब्लॉक भी एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, और इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिए हैं 12 न्यूटन का, 12 न्यूटन।
और नीचे इस हॉरिजेंटल सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। ओके, अब देखो इस स्ट्रिंग का टेंशन इस ब्लॉक पे इधर होगा और इसी स्ट्रिंग का टेंशन इस ब्लॉक पे इधर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग किसी बॉडी को हमेशा खींच सकता है, धक्का नहीं लगा सकता। इस स्ट्रिंग का टेंशन इस बॉडी पे इधर होगा और इस बॉडी पे इधर होगा। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है इसको T1 बोलो और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है इसको T2 बोलो। और फोर्स 12 न्यूटन का लगा है, तो ये तीनों बॉडी साथ साथ चलेगा, ये तीनों साथ साथ चलेगा। मतलब जितने टाइम में जितना ये चलेगा उतना ही टाइम में उतना ये भी चलेगा और उतना ही टाइम में उतना ही ये भी चलेगा। मतलब इन तीनों बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इक्वल होगा, सेम होगा। तो तीनों साथ साथ चल रहा है तो तीनों इक्वल एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में चलेगा, ये एक्सीलरेशन तीनों का इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन में फाइंड करना है इन दोनों स्ट्रिंग का टेंशन और इन तीनों ब्लॉक का साथ साथ चलने वाला एक्सीलरेशन। T1, T2 और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। हम इसे सॉल्व करते हैं। आप F नेट बराबर ma लगाओ, F नेट बराबर ma। ये तीनों बॉडी पे लगा दो अलग अलग, तो 3 इक्वेशन मिलेगा और वेरिएबल भी 3 है, a, T1 और T2। तो ओनली इस बॉडी को देखो, पहले इस बॉडी पे लगाते हैं, ओनली इस बॉडी को देखेंगे तो इस बॉडी पे मोशन के डायरेक्शन में एक ही फोर्स है T1 और इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और इस कांटेक्ट का जो दबाव होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये वेट बैलेंस होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो इस पे नेट फोर्स ओनली ये T1 बचेगा इस मोशन के डायरेक्शन में। तो F नेट के जगह पे ये T1 नेट फोर्स ओनली ये T1 बराबर इसका मास 2 और इसका एक्सीलरेशन a फाइंड करना है। तो ये पहला इक्वेशन पहले बॉडी पे। अब दूसरे बॉडी पे लगाओ F नेट बराबर ma, तो इस पे भी इस कांटेक्ट का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा और इसका जो वेट होगा ये दोनों बैलेंस होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इस पे नेट फोर्स मोशन के अलोंग आएगा T2 माइनस T1। इस पे नेट फोर्स इधर है T2 और इधर है T1 और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब T2 बड़ा है T1 से। तो इस पे नेट फोर्स T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यही है F नेट बराबर ma। तो इसका मास 1 और एक्सीलरेशन a, तो 1a, ये इक्वेशन सेकंड। अब तीसरे बॉडी पे लगा दो F नेट बराबर ma, तो इस पे इस डायरेक्शन में 12 और पीछे के डायरेक्शन में T2, तो 12 माइनस T2, 12 माइनस T2, यही है F नेट बराबर ma, मास है 3 और एक्सीलरेशन a। तीनों का एक्सीलरेशन इक्वल लिए हैं क्योंकि तीनों साथ साथ चल रहा है। अब T1, T2 और एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो क्या करें, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दो। तो इक्वालिटी के इस साइड T1 प्लस में, T1 माइनस में, T2 प्लस में और T2 माइनस में, तो T1 से T1 और T2 से T2 कट जाएगा। तो इक्वालिटी के इस साइड ओनली ये 12 बचेगा। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड करेंगे तो इक्वालिटी के इस साइड ओनली 12 बचेगा। अब बराबर 2a प्लस a, 3a प्लस 3a, 6a, तो 6 से ये 12 कटेगा 2, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन मिल गया। अब इसी एक्सीलरेशन को इस पहले इक्वेशन में पुट करेंगे a के जगह पे, तो T1 मिलेगा। इसको पुट इन फर्स्ट करो, तो T1 बराबर 2 इंटू a और a का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 4 न्यूटन। इस स्ट्रिंग में टेंशन है 4 न्यूटन और इसी एक्सीलरेशन को इस थर्ड इक्वेशन में यहां पे रखेंगे, यहां पे, तो T2 मिलेगा।
या फिर सेकेंड इक्वेशन में a के जगह पे रख दो 2 और t1 के जगह पे रख दो 4, क्योंकि t1 मिल चुका है तो सेकेंड इक्वेशन से भी t2 मिल जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन में रखो तो t2 बराबर a और माइनस t1 उस साइड जाएगा तो प्लस t1, a प्लस t1। तो t2 बराबर a का वैल्यू 2 और t1 है 4, तो 2 प्लस 4 6 न्यूटन। तो t2 भी मिल गया। यहां से भी माइनस टी टू उस साइड जाएगा तो प्लस टी टू बराबर 12 माइनस 3a। तो t2 बराबर 12 माइनस 3a, t2 बराबर 12 माइनस 3a और a का वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो 12 में से 6 गया तो 6 न्यूटन। तो जहां से मर्जी वहां से निकाल सकते हैं इस t2 का वैल्यू। यहां से भी 6 न्यूटन आया और यहां से भी 6 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग सेपरेटली अलग अलग बॉडी पे एफ नेट बराबर एम ए लगा सकते हैं। इसको हम लोग एक और कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे, क्योंकि यहां पे ये तीनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है, एक साथ चल रहा है। तो इन तीनों ब्लॉक को सिंगल ब्लॉक मान लो, एक ही बॉडी मान लो, और उस एक बॉडी पे एक फोर्स लगा दो, यही वाला 12 न्यूटन। ऐसे इन तीनों को अगर सिंगल सिस्टम मान लें तो इस बॉडी का मास हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 kg, और इस पे एक फोर्स लगा दो इधर, ये 12 न्यूटन। तो अब इस बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा? तो F बराबर ma और इस पे F नेट है 12, तो A बराबर F बाई M, तो 12/6 एक्सीलरेशन इक्वल टू 12/6, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इन तीनों बॉडी का साथ साथ चलने वाला एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही मिला जो यहां पे मिला था। लेकिन अलग अलग सेपरेटली अगर एफ नेट बराबर एम ए लगाएंगे तीनों पे, तो स्ट्रिंग का टेंशन भी मिलेगा T1 और T2। यहां पे इस स्ट्रिंग में टेंशन है 4 न्यूटन और इस स्ट्रिंग में टेंशन है 6 न्यूटन। मतलब इस स्ट्रिंग का टेंशन ज्यादा है इस स्ट्रिंग के टेंशन से। ओके, इसको मिटा रहे हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन वाला। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, बस टेंशन के जगह पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। कांटेक्ट का दबाव। क्वेश्चन है, ये हॉरिजेंटल सरफेस और इस पे एक ब्लॉक यहां पे 2 kg, एक ब्लॉक यहां पे 3 kg और एक ब्लॉक यहां पे 4 kg, और यहां पे एक फोर्स लगा दिए हैं F बराबर 27 न्यूटन, 27 न्यूटन। और इस हॉरिजेंटल सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, ये हॉरिजेंटल सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो आप यहां पे देखो, यहां पे फोर्स लगाएंगे 27 न्यूटन का, तो ये तीनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा। तो इन तीनों ब्लॉक का साथ साथ चलने वाला एक्सीलरेशन इक्वल होगा, मतलब सेम एक्सीलरेशन से ये तीनों ब्लॉक चलेगा। ओके, और यहां पे देखो 2 kg और 3 kg के इस कांटेक्ट में एक दबाव होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, और ये दबाव इस कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, इस बॉडी पे इधर और इस बॉडी पे इधर। तो इस कांटेक्ट के दबाव को मान लो N1। इसी तरह से इस कांटेक्ट में भी दबाव होगा, इस कांटेक्ट के दबाव को मान लो N2। तो इस कांटेक्ट का दबाव इस बॉडी पे इधर, तो इधर N1, और इस बॉडी पे इधर यही N1, और इस कांटेक्ट का दबाव इस बॉडी पे इधर N2, और इस बॉडी पे इधर N2। तो क्वेश्चन में यही फाइंड करना है कि इन दोनों कांटेक्ट में दबाव कितना होगा और ये तीनों बॉडी साथ साथ कितने एक्सीलरेशन से चलेगा। N1, N2 और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व करते हैं। अलग अलग बॉडी पे सेपरेटली एफ नेट बराबर एम ए लगा दो।
सेपरेटली एफ नेट बराबर एम ए। तो इस बॉडी पे एफ नेट कितना है, तो इस डायरेक्शन में 27 और यहां पे इस डायरेक्शन में है ये N1। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। इस 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट में FBD बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट लो और उस ऑब्जेक्ट पे जो जो फोर्स लग रहा है उन सभी फोर्स को सही डायरेक्शन में इंडिकेट कर दो, यही है FBD। जैसे 2 kg का FBD बनाना है तो 2 kg वाला ब्लॉक यहां पे लेंगे 2 kg, और अब इस पे इस डायरेक्शन में है 27 न्यूटन, इधर है 27 न्यूटन, यहां पे इस डायरेक्शन में है ये N1, तो यहां पे इस डायरेक्शन में ये N1, इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर के डायरेक्शन में, इधर इसको बोल दो N, और इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg। लेकिन इस ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में नहीं है तो इस ये डायरेक्शन वाला फोर्स बैलेंस होगा N बराबर mg, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा। तो यही है इस 2 kg का FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम देख के हम आसानी से ये इक्वेशन लगा सकते हैं। इस पे एफ नेट बराबर है, इस बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है, ए एक्सीलेशन से चल रहा है, तो मोशन इस डायरेक्शन में है, एक्सीलेशन ए है, तो सिंपली अब लगा दो। इस पे एफ नेट दिख रहा है, अब इस डायरेक्शन में 27 और इस डायरेक्शन में N1, तो 27 बड़ा है N1 से तभी इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो नेट फोर्स 27 माइनस N1, 27 माइनस N1 बराबर MA, तो इसका मास है 2 और एक्सीलेशन है A, ये तो ये मिला इस पहले बॉडी पे इक्वेशन। अब दूसरे बॉडी पे, तो दूसरे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ये 3 kg है और इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में है ये N1 और यहाँ पे इधर इस डायरेक्शन में है ये N2, ये N1 और ये N2, और इस डायरेक्शन का फोर्स तो बैलेंस होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 बराबर MA। ये बॉडी भी इतना ही एक्सीलेशन से सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो MA 3A। ये इक्वेशन सेकेंड बॉडी का। अब थर्ड बॉडी पे एफ नेट बराबर MA लगाओ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस पे एक ही फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये N2 4 kg, और एक ही फोर्स है इस डायरेक्शन में N2, इधर से कोई फोर्स नहीं है, तो इस पे एफ नेट यही N2 होगा, N2 बराबर MA 4A। ये इक्वेशन थर्ड बॉडी पे। तो तीनों इक्वेशन मिल गया तीनों बॉडी पे एफ नेट बराबर MA का। तो अब इस फ्री बॉडी डायग्राम को हटाओ और इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो N1 N2 और A मिलेगा। इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन, इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन और एक्सीलरेशन। तो यहां पे इन तीनों इक्वेशन को अगर जोड़ दें तो माइनस N1 प्लस N1 कट जाएगा, माइनस N2 प्लस N2 कट जाएगा, इक्वालिटी के इस साइड ओनली 27 बचेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड करेंगे तो इक्वालिटी के इस साइड ओनली 27 बचेगा, 27 बराबर इक्वालिटी के उस साइड 2A प्लस 3A 5A प्लस 4A 5 9A 9A। तो 9 से ये 27 कटेगा, 9 तिया 27, तो A बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन मिल गया, तीनों बॉडी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से साथ साथ चलेगा। अब इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन निकालो, ये N1, तो इसी एक्सीलरेशन को फर्स्ट इक्वेशन में यहां पे पुट करेंगे तो N1 मिलेगा। तो यहां से देखो माइनस N1 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस N1, और इस प्लस 2A को इस साइड लाएंगे तो माइनस 2A, तो N1 बराबर 27 माइनस 2A, N1 बराबर 27 माइनस 2A, तो N1 बराबर
27 माइनस 2a, a का वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 6, 27 में से 6 गया तो 21 न्यूटन। इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन 21 न्यूटन का, और यही एक्सीलेशन इस थर्ड इक्वेशन में यहां पे रखो तो N2 मिलेगा, इस कांटेक्ट का दबाव मिलेगा। तो A के जगह पे 3 रखेंगे तो 4 तिया 12, N2 बराबर 12 न्यूटन, N2 बराबर 12 न्यूटन, ये इस कांटेक्ट का दबाव। तो यहां पे देखो इस कांटेक्ट में जो दबाव है, ये दबाव ज्यादा है इस कांटेक्ट के दबाव से, इस 12 न्यूटन से। ठीक, तो इस तरह से हम लोग F नेट बराबर ma का यूज करेंगे अलग अलग बॉडी पे। अब आओ न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। इसको एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोला जाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन, इसको समझिए ध्यान से। मान लो कि हम इस बोर्ड पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो ये बोर्ड भी हम पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको और समझिए, अगर किसी के गाल पे हम एक झापर मारेंगे तो हैंड के वजह से फोर्स लगेगा गाल पे, और गाल के वजह से फोर्स लगेगा हैंड पे, इक्वल मैग्नीट्यूड का और ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम किसी के गाल पे एक झापर ऐसे मारेंगे और वो आदमी दूसरे हाथ से मेरे गाल पे झापर ऐसे मारेगा, तो इस एक्शन का रिएक्शन ये नहीं है। यहां पे देखो हैंड के वजह से फोर्स गाल पे और गाल के वजह से हाथ पे, यहीं पे एक्शन रिएक्शन हो गया। एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ। ऐसा नहीं कि एक हाथ से हम किसी के गाल पे मारे और वो आदमी दूसरे हाथ से मेरे गाल पे मारा, तो इस एक्शन का रिएक्शन ये नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन एक साथ होता है साइमल्टेनियसली, हैंड के वजह से गाल पे, गाल के वजह से हैंड पे, इक्वल मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए यहां पे हम कुछ कंडीशंस लिखते हैं। वो कंडीशन अगर फॉलो होगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, और कंडीशन फॉलो नहीं होगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर। कंडीशन फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर। पहला कंडीशन, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स should be equal and direction opposite। और दूसरा कंडीशन है कि बॉडी दो होना चाहिए और फोर्स एक बॉडी के वजह से दूसरे पे लगना चाहिए और दूसरे के वजह से पहले पे लगना चाहिए, एक्शन का रिएक्शन। तो बॉडी दो होना चाहिए, बॉडी शुड बी टू, और दोनों बॉडी पे फोर्स एक दूसरे बॉडी के वजह से ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। इस बॉडी पे हम हाथ से फोर्स लगा दिए इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का, और इस बॉडी पे भी हाथ से ही फोर्स लगा दिए इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का। तो यहां पे देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, और डायरेक्शन भी अपोजिट है, पर ये दोनों फोर्स इस बॉडी पे एक दूसरे बॉडी के वजह से नहीं लग रहा है, हाथ से लगाए हैं, इसलिए ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। फोर्स एक्ट ड्यू टू ईच अदर होना चाहिए, फोर्स एक्ट ड्यू टू ईच अदर।
एक बॉडी के वजह से दूसरे पे लगना चाहिए और दूसरे बॉडी के वजह से पहले बॉडी पे लगना चाहिए। चौथा कंडीशन, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। सेम लाइन पे दोनों बॉडी पे एक दूसरे के वजह से इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। सेम लाइन पे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शुड बी सेम। पांचवा कंडीशन, फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए। अगर एक बॉडी पे दूसरे बॉडी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दूसरे बॉडी पे भी पहले बॉडी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ही होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन है और दूसरे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक बॉडी पे स्ट्रिंग टेंशन है और दूसरे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में भी हुआ तब भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए फोर्सेज का नेचर सेम होना चाहिए। नेचर ऑफ फोर्स शुड बी सेम। और फोर्स रियल होना चाहिए, इमेजिनरी वाला फोर्स नहीं, फोर्स रियल होना चाहिए। छठा कंडीशन ध्यान रखना कि फोर्स रियल होना चाहिए। फोर्स शुड बी रियल। तो ये 6 कंडीशन अगर फॉलो होगा तभी दो फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। अब इसको करके दिखाते हैं। इसको करके देखो, कहां पे देखें, यहां पे देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा और यहां पे देख लेते हैं कि कब एक्शन रिएक्शन पेयर होगा और कब एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। तो यहां पे देखो, एक बॉडी यहां पे है, इसका मास है m1 और एक बॉडी यहां पे है, इसका मास है m2। दोनों के बीच का सेपरेशन है r। तो इस बॉडी पे इस बॉडी की वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा। ये हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं कि दो मास के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2/r²। तो इस पे इस बॉडी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और इस बॉडी की वजह से इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है और डायरेक्शन अपोजिट है, इस पे इधर और इस पे इधर। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है। पहला कंडीशन, मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट। दूसरा कंडीशन है बॉडी शुड बी 2। तो बॉडी भी 2 है, पहला बॉडी और ये दूसरा बॉडी, तो बॉडी भी 2 है। तीसरा कंडीशन, फोर्स एक्ट ड्यू टू ईच अदर। तो इसके वजह से फोर्स इस पे लग रहा है और इसके वजह से फोर्स इस पे लग रहा है। फोर्स एक दूसरे बॉडी के वजह से ही एक दूसरे पे लग रहा है। तो तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई है। चौथा कंडीशन बोल रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शुड बी सेम। तो देखो, सेम लाइन पे ही दोनों फोर्स एक्ट कर रहा है, इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में और इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में। लाइन ऑफ एक्शन सेम है दोनों फोर्स का। तो ये चौथा कंडीशन भी सेटिस्फाई है। पांचवा कंडीशन है नेचर ऑफ फोर्स शुड बी सेम। तो फोर्स का नेचर भी यहां पे सेम है। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस बॉडी पे इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स और इस बॉडी पे इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स का नेचर भी सेम है, ग्रेविटेशनल। तो ये पांचवा कंडीशन भी सेटिस्फाई है। और ग्रेविटेशनल फोर्स रियल फोर्स होता है, तो ये छठा कंडीशन भी सेटिस्फाई है। इसका मतलब यहां पे ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन है। ओके, और इसका एग्जांपल लेते हैं। ये एक हॉरिजेंटल सरफेस, इस पे एक आदमी खड़ा है यहां पे और इसका मास है m। तो इस कांटेक्ट में आदमी पे एक दबाव होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, और इसी दबाव का रिएक्शन इस ग्राउंड पे आएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड का। ये दबाव इस ग्राउंड पे है और ये दबाव इस आदमी पे है। तो बताओ यहां पे
ये n और ये n एक्शन रिएक्शन है या नहीं। तो कंडीशन फॉलो करा के देख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल, तो मैग्नीट्यूड इन दोनों का इक्वल है, एंड डायरेक्शन अपोजिट, तो डायरेक्शन भी अपोजिट है। ये नॉर्मल रिएक्शन इस आदमी पे ऊपर है और इस ग्राउंड पे नीचे है। दूसरा कंडीशन बॉडी शुड बी टू, तो बॉडी भी यहां पे टू बॉडी है, एक आदमी और दूसरा ये ग्राउंड। फोर्स एक्ट ड्यू टू ईच अदर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट में इस आदमी पे इस ग्राउंड के वजह से लग रहा है, और ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट में इस आदमी के वजह से लग रहा है। तो यहां पे दोनों फोर्स एक दूसरे के वजह से एक दूसरे पे लग रहा है, तो ये तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई है। चौथा कंडीशन बोल रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शुड बी सेम, तो देखो सेम लाइन पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स दोनों बॉडी पे, तो ये चौथा कंडीशन भी सेटिस्फाई है। पांचवा कंडीशन नेचर ऑफ फोर्स शुड बी सेम, तो नेचर भी सेम है, आदमी पे ये नॉर्मल रिएक्शन और ग्राउंड पे भी ये नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, तो फोर्स का नेचर भी सेम है, तो पांचवा कंडीशन भी सेटिस्फाई है। और नॉर्मल रिएक्शन रियल फोर्स ही होता है, तो छठा कंडीशन भी सेटिस्फाई है। इसका मतलब यहां पे ये नॉर्मल रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक। और इसका एक एग्जांपल देखो, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है, इस आदमी का मास है m, तो इस आदमी पे वेट फोर्स इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और इस आदमी पे इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो यहां पे बताओ ये नॉर्मल रिएक्शन और ये mg एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं, तो कंडीशन फॉलो करा लो। मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट, तो यहां पे इस आदमी का मोशन इस डायरेक्शन में तो होगा नहीं, तो यहां पे n बराबर mg, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि बॉडी शुड बी टू, बॉडी दो होना चाहिए, मतलब वो दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लगना चाहिए एक दूसरे की वजह से। तो यहां पे देखो ये नॉर्मल रिएक्शन इस आदमी पे फोर्स है ऊपर के डायरेक्शन में, और ये mg भी ग्रेविटी भी इस आदमी पे ही है नीचे के डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे है, यहां पे दो बॉडी पे ये दोनों फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, एक ही बॉडी पे ये दोनों फोर्स है, दो अलग अलग बॉडी पे होना चाहिए था, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तीसरा कंडीशन बोला है कि फोर्स एक्ट ड्यू टू ईच अदर, तो दो बॉडी है ही नहीं, एक ही बॉडी है, तो एक दूसरे की वजह से एक दूसरे पे कैसे लगेगा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है। उसके बाद है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शुड बी सेम, तो यहां पे लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। उसके बाद बोल रहा है नेचर ऑफ फोर्स शुड बी सेम, तो फोर्स का नेचर भी सेम नहीं है, यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट है mg, तो इन दोनों फोर्स का नेचर भी सेम नहीं है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। फोर्स शुड बी रियल, तो फोर्स तो रियल है, नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों रियल फोर्स है, तो इस 6 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फेल होगा तो फिर वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। और यहां पे देखो 2-3 कंडीशन फेल हो गया, नेचर भी दोनों फोर्स का सेम नहीं है, बॉडी भी दो नहीं है, एक ही बॉडी पे दोनों फोर्स है, और जब बॉडी एक ही है तो फिर फोर्स एक्ट ड्यू टू ईच अदर, एक दूसरे बॉडी के वजह से एक दूसरे पे कैसे लगाएगा, बॉडी तो एक ही है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट, सिर्फ यही दोनों नहीं देखना है, ये कंडीशंस भी फॉलो होगा तभी एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए ये 6 कंडीशंस ध्यान रखना। अगले लेक्चर में मासिव स्ट्रिंग एंड ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।